हेलो गाइस, सो वेलकम टू ऑल। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने कैलकुलेशन पढ़ी, किसकी कैलकुलेशन पढ़ी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जो कैलकुलेशन है वो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर कवर अप करी। अब भी मैं आपको इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ये दोनों की जो कैलकुलेशन है वो आपने कब पढ़ी है, लास्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़ी थी। अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, या हम जब बॉन्ड फॉर्मेशन बताते हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों के अंदर जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन बताते हैं तो हम बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्केन ले रही हूँ, है ना। अल्केन में अगर मैं अल्केन फैमिली की बात करूँ तो अल्केन फैमिली के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक देखने को हमको मिलता है मीथेन और दूसरा इथेन। तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और मैंने पढ़ाया भी है। तो मीथेन वाला स्ट्रक्चर तो बहुत इजी होता है। तो मैं अब आपको यहाँ पर इथेन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर करवाने वाली हूँ। सो इथेन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इथेन की अगर हम बात करते हैं तो इथेन के अंदर कितने कार्बन आ जाते हैं, 2 कार्बन आ जाते हैं। और इथेन को हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, C2H6 होता है बेटा, है ना, C2H6 होता है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन चल रहे हैं, है ना, 2 कार्बन चल रहे हैं। और कार्बन का अगर मैं कन्फिग्रेशन लिखूं तो एक कार्बन का कन्फिग्रेशन कितना होता है बेटा, कार्बन का कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 और 2p में कितने चले जाते हैं, 2p में 2 चले जाते हैं। ठीक है, 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा, 2p में 2 चला जाएगा। ठीक है, ये इसका कन्फिग्रेशन होता है। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगी कार्बन को, तो कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर जाएगा, आगे वाला जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जाकर जंप कर जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो 4 ऑर्बिटल हमें कार्बन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है बेटा, तो दोनों के अंदर 4 ऑर्बिटल रहेंगे, 4 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। वैलेंस शेल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाता है, 2p2। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और तीसरा क्या हो जाता है, 2p2 हो जाता है। इस तरीके से हमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अभी पहले कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो पहले कार्बन के अंदर अगर ये कार्बन हमारा जो रहेगा, ये अगर पार्टिसिपेट करता है तो इसके अंदर हमें 4 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, है ना। 4 ऑर्बिटल, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल रहेंगे, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो कार्बन के अंदर कितने ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, कार्बन के अंदर हमको इस तरीके से 4 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल ऑर्बिटल होते हैं वो सभी के सभी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन का मैंने बनाया, फर्स्ट कार्बन के लिए ये इस तरीके से रहेगा फर्स्ट कार्बन के लिए। अगर मैं सेकेंड कार्बन का बनाती हूँ तो सेकेंड कार्बन का भी सेम एज इट इज बनेगा, है ना, सेकेंड कार्बन का भी सेम एज इट इज बनेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड कार्बन जो रहेगा उसका जो एक ऑर्बिटल रहेगा वो इस कार्बन के साथ में आकर क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। देखो तो ये कार्बन था और कार्बन के पास में कितने खाली ऑर्बिटल हो रहे थे, देखो 4 खाली ऑर्बिटल हो रहे थे। और इन चारों ने ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। जैसे ही इन चारों ने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर दिया। इसी तरीके से जो दूसरा वाला कार्बन है वो भी करेगा, तो उसके पास में भी इस तरीके से 4 ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से एक तो वो कार्बन के साथ में क्या कर लेगा, कार्बन के साथ में ओवरलैप कर लेगा, एक में तो वो कार्बन के साथ में ओवरलैप कर लेगा और बाकी के 3 एज इट इज आ जाएंगे। देखो जो बाकी के 3 हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। देखो एक में तो ओवरलैप कर लिया उसने, ठीक है, और बाकी के जो थे वो बाकी के एज इट इज आ गए। है ना, मेरे को बन ही नहीं पा रहा है वो, और मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही हूँ, बिल्कुल नहीं बन पा रहा। तो
अभी ये और ये अब बना, ठीक है। तो देखो ये चारों ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हैं, जिसमें से एक ने, देखो एक कार्बन ने क्या किया, अगर मैं इसको देखो इस तरीके से बना दी तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसा रहेगा इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक कार्बन, ये था फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन था, इसका एक एक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर गया है और इन्होंने यहाँ पे ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बना लिया है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो बना है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया है सिग्मा बॉन्ड बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पर बाकी के 3 ऑर्बिटल इसके पास बचे हैं, 3 इधर बचे, तो तीनों जगह पे देखो क्या आ रहा है, तीनों जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। तो तीनों जगह पे हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके इस ऑर्बिटल से, एक हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा और एक हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा। इसी तरीके से दूसरे कार्बन के अंदर एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप कर लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। और ये सभी जो बॉन्ड बने हैं, ये सभी के सभी बॉन्ड कौन से बने हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बने बच्चों, ठीक है। सभी के सभी कैसे बॉन्ड बने हैं, सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन जो था वो अटैच हुआ यहाँ पर और उसने दूसरे वाले कार्बन के साथ में इस तरीके से ओवरलैप किया और ओवरलैप करके यहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर उसने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप बता सकते हो कि हमारा जो इथेन था, इथेन का जो ऑर्बिटल डायग्राम बना है वो इस तरीके से बना है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं बात करती हूँ, किसकी बात कर लूँ, सेम एज इट इज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो अगला वाला रहेगा ऑर्बिटल है ना, वो किस तरीके से बनेगा देखिएगा। अल्केन के बाद हम अगर बात करते हैं किसकी, अल्कीन की, तो सेकेंड हम ले लेते हैं अल्कीन, है ना। और अल्कीन में हम लेंगे इथीन को, है ना। इथीन का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इथीन का फॉर्मूला होता है C2 H4, है ना। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा इथीन होता है, ठीक है। अभी हम कार्बन को लेंगे और उसका कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखेंगे। तो 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और अगर हम 2p की बात करते हैं तो 2p के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके अंदर, है ना। तो 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अभी कार्बन काय में था, ग्राउंड स्टेट में था, किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, 2p के अंदर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2s में से एक इलेक्ट्रॉन किधर चला गया है, 2p के अंदर चला गया है। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, कहाँ पे जंप किया है, 2p के अंदर जंप किया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब 2s से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2p के अंदर जंप कर जाएगा तो यहाँ पे चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों के चारों कैसे हो जाएंगे, चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं तो चारों के चारों जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2s से में एक इलेक्ट्रॉन था, 2p के अंदर कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन उधर जंप करके कहाँ चला जाएगा, p ऑर्बिटल के अंदर वहाँ पर जंप कर जाएगा, p ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे 4 खाली ऑर्बिटल हो गए। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर देखो चारों ऑर्बिटल किस तरीके से बनेंगे, ये देखो यहाँ पर अब एक कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा है वो आपको ध्यान देना है। एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो अभी यहाँ पर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। जैसे ये एक कार्बन है, अब इस एक कार्बन के अंदर एक तो क्या हुआ यार, स्टॉप कैसे हो गया, वापस से लगाते हैं यार, क्या हुआ ये। चलो बच्चों एक बार फिर से देख लो। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर इथीन पढ़ रहे थे हम, और इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। अभी यहाँ पे हमने कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। सो 2s में से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। अब बात ध्यान से सुनना, हम एक कार्बन की बात कर रहे हैं, एक कार्बन की बात करें तो एक कार्बन जो है इसने इसके साथ में एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, एक पाई बॉन्ड बना रखा है। तो ये वाला जो बॉन्ड रहेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई, है ना।
कार्बन के साथ में, बाकी ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर केवल 3 जो रहेंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब s का एक ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल, यही क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस कार्बन के अंदर अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो पहले वाले कार्बन का अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो पहले वाले कार्बन का ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, देखो 1 और ये 2, या ऐसा बना सकते हैं हम 1 2 और ये 3, है ना, ये बन गया। और एक ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, है ना। तीनों का जो शेप रहेगा, तीनों की जो एनर्जी रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। तीनों के तीनों कैसे ऑर्बिटल बन गए, यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। लेकिन एक जो रहेगा, एक कैसा बनता है, एक जो बनता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। तो एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा वो पूरा एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से बना दिया है। देखो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। अब कार्बन के साथ में कार्बन, दूसरे वाला जो कार्बन रहेगा उसका भी शेप एज इट इज आ जाएगा। तो दूसरे वाले कार्बन में देखो एक कार्बन क्या कर रहा है, ये एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है ना। तो इस कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का एक और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों मिलके कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद में अब इसके अंदर भी एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऊपर आ जाएगा और एक कहाँ आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, एक जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा, जो कि इस तरीके से रहेगा, है ना। तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ में क्या किया, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ में एक तो बना लिया है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो ये वाले जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये तो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ये तो सिग्मा बॉन्ड बना ले रहे हैं, इन्होंने कौन सा बॉन्ड बना लिया है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। लेकिन जो साइड वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि पाई वाला जो होता है, पाई वाला कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इन्हें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया है। अब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड पे, टॉप साइड पे एंड बॉटम साइड पे, दोनों पर ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखी जाती है, ठीक है। तो ये सिग्मा हो गया और ये दोनों क्या हो गए हैं यहाँ पर, ये दोनों की दोनों यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर इनने बना लिया है। मुझे थोड़ा आगे तक लेके जाना था। अब बचे 2 ऑर्बिटल, तो वो 2 ऑर्बिटल का क्या होगा, तो बचे हुए हमारे जो 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम हमको देखने को मिलेगा, किसका, ये इथीन का ऑर्बिटल डायग्राम रहेगा। तो इथीन का जो ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पाई बॉन्ड आएगा, है ना, तो पाई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका शेप, उनकी एनर्जी आइडेंटिकल हो जाती है, मतलब उनके अंदर एनर्जी भी सेम होगी, उनमें शेप भी सेम होगा, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं पाई ऑर्बिटल की, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा उसमें जो पाई ऑर्बिटल रहेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका शेप एक जैसा नहीं होगा, उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, उसमें चेंजेस देखे जाएंगे। तो आपको सिंपली जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं, वो जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो तो सारे के सारे इस तरीके से कैसे बन जाएंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर सेम साइज के बन जाते हैं। देखो ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, तो ये तीनों ही सेम बन गए हैं। लेकिन एक जो रहेगा, जो पाई बॉन्ड बनाएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और वो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है, दैट्स वाई वो जो रहेगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और उसको हम इस तरीके से शो करेंगे।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अभी कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर अभी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इसको किया है। तो आपको यही चीज़ बस ध्यान रखनी है कि हम किस तरीके से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि 2 जो रहेंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी के नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे इथीन जो है, इथीन का फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम इथाइन पढ़ेंगे, अल्काइन पढ़ेंगे कि अल्काइन के अंदर अगर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम किस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि अल्काइन में डिफरेंस ये आ जाएगा बच्चों के, अल्काइन के अंदर यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में दोनों ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सब क्वेश्चन ये आता है कि उसके अंदर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बनेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और कोई भी डाउट या कमेंट रहे तो बिल्कुल आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।